स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, प्रीलिम्स थ्रू एमसीक्यू सीरीज में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम है चंदन शर्मा और आज पॉलिटी के कुछ एमसीक्यूज की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब आप सब कहेंगे सर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस से होता क्या है, क्या हम बुक्स नहीं पढ़ सकते, बुक्स की रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? देखो दोस्तों, एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला कि आपने कितनी किताब पढ़ी, कितने घंटे पढ़ाई की, कौन से अखबार से पढ़ाई की, ये किसी ने नहीं पूछना। आपकी जो जजमेंट है, आपका जो एग्जाम क्लियर होगा, वो आपकी एमसीक्यू सॉल्विंग कैपेबिलिटी के बेसिस पर ही होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किताब पढ़नी नहीं है, किताब आप पढ़ चुके हैं। आई एम वेरी श्योर लक्ष्मीकांत की किताब आपने एक से ज्यादा बार ऑलरेडी पढ़ ली होगी, रिवाइज कर ली होगी, और जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कुछ ना कुछ ध्यान किसी नई चीज पे जाता रहेगा। लेकिन एक चीज है कि जैसे जैसे आपका प्रीलिम्स पास आ रहा है या आपने अपनी आंसर सॉल्विंग कैपेबिलिटी को इनहांस करना है, क्योंकि 2024 या 25 के बच्चे भी इसको जरूर देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो उसमें देखो ऐसा है कि पढ़ाई अपनी जगह है, उस पढ़ाई के ज्ञान को कैसे यूज करना है टू सॉल्व द एमसीक्यू, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। तो इसके लिए हमें एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना चाहिए। और ये याद रखना कि ऐसा नहीं है कि बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि पहले सोचेंगे कि हम ये टॉपिक पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो। ऐसा नहीं करना दोस्तों, ठीक है? प्रैक्टिकल होके चलना है। ये मान के चलो कि यूपीएससी के एग्जाम से एक दिन पहले आपके पास बहुत सारा सिलेबस होता है रिवाइज करने के लिए, ठीक है? आपके कंसाइज नोट्स भी बने होंगे, लेकिन सब कुछ रट के नहीं जा सकते एक दिन पहले। तो जब जिस दिन आप एग्जाम को फेस करोगे उस दिन होगा क्या कि आपके सामने कई क्वेश्चंस आएंगे जो पहले कभी पढ़े होंगे, बहुत पहले, ठीक है, जिनके बारे में आपने बहुत पहले पढ़ा होगा। आपने अपने दिमाग पर जोर डाल के उस इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना है, तिगड़म लगाने हैं, ट्रिक्स लगाने हैं टू रीच द करेक्ट आंसर और अपनी थॉट प्रोसेस को सही करना है। सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि आपकी ब्रेन की थॉट प्रोसेस की एक्सरसाइज होती रहे, जिससे कि करेक्ट आंसर तक कैसे पहुंचना है वो हम प्रैक्टिस करते रहे, और वही इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? हम इस सीरीज में करते क्या है कि एक सही क्वेश्चन तक पहुंचना कैसे है, उसकी सोच क्या होनी चाहिए हमारी, वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है इस सीरीज में। मेरा नाम चंदन शर्मा है और आपसे बहुत से बच्चे मुझे इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज के थ्रू जरूर जानते होंगे। जो लोग मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पे मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपके साथ शेयर करता रहता हूं, राइट? और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पे मैं टाइम टू टाइम आप में से बहुत से बच्चों की क्वेरीज भी एड्रेस करता रहता हूं। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, ठीक है? अब सीधा मुद्दे पे आते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एक टर्म से रिलेटेड है, ठीक है? अब ये टर्म आप में से बहुत से बच्चों ने शायद ना पढ़ी हो, इवन लक्ष्मीकांत में भी ये मेरे हिसाब से तो नहीं दे रखी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ नाइट वॉचमैन स्टेट? नाइट वॉचमैन स्टेट से ये कौन सा फीचर है जो नाइट वॉचमैन स्टेट के बारे में हमें बता रहा है? एक बार इन ऑप्शंस को पढ़ लो ध्यान से, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये ऑप्शन कह रही है कि स्टेट कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओवर द सिटीजन, स्टेट कंट्रोल ओनली over regulation of law and order, state control over personal individual choices of citizen for their own good, and state providing all social services such as health, housing and education। ठीक है, तो इसमें हमने करेक्ट आंसर ढूंढना है। अब यहाँ पे ना बहुत से बच्चे इस ओनली वर्ड को देख के शायद इसको सबसे पहले एलिमिनेट कर दें। तो दोस्तों मैंने हमेशा कहा है कि जब ओनली, ऑलवेज इस तरह के वर्ड्स आए, कान खड़े हो जाने चाहिए, उनको खड़ा करके फिर देखना है कि एलिमिनेट करने लायक है या नहीं है। तो यहाँ पे बात ऐसी है कि नाइट वॉचमैन स्टेट कहाँ रखा है, ठीक है? अब आप थोड़ा सा सोचो कि नाइट वॉचमैन क्या करता है। अभी ये नाइट वॉचमैन ये नाम आया कैसे वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन लिमिटेड नॉलेज को यूज करो, ठीक है? नाइट वॉचमैन क्या करता है? रात के टाइम पर कोई चोर लुटेरा या डाकू ना आ जाए हमारी सोसाइटी में, हमारी कॉलोनी में, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है ना? और सिर्फ उतना ही बताएगा वो ये तो नहीं बताएगा कि रात को आपने डिनर में क्या खाना है, ठीक है? या सोते समय बेड के नीचे सोओगे आप, ऊपर नहीं सोओगे, ठीक है? यानी हमारी लिबर्टी है कि हम जैसा सोना चाहते हैं सो सकते हैं। वो सिर्फ हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट? और ये भी नहीं कहेगा कि रात को जो शवासन या जो योगा करके नहीं सोएगा तो उसका सोसाइटी में आना बंद है, ऐसा भी नहीं कहता, है ना? तो नाइट वॉचमैन सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी या हमारी कॉलोनी के लॉ एंड ऑर्डर का बेसिकली ध्यान रख रहा है कि कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो जाए जब सब लोग नींद में एक तरफ से मदहोश हैं, राइट? तो उस लिहाज से अगर आप इन स्टेटमेंट्स को देखो, ठीक है, तो बी ही करेक्ट आंसर बनता है। नाइट वॉचमैन एक कॉमन सेंस के हिसाब से, कॉमन लेमैन टर्म से सोचो कि नाइट वॉचमैन करता क्या है, ठीक है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कहां रेगुलेट करता है वो, राइट? स्टेट कंट्रोल ओवर पर्सनल इंडिविजुअल चॉइसेस, राइट? हमारी इंडिविजुअल चॉइसेस को भी जो हमारा चौकीदार है वो नहीं करता रेगुलेट, राइट? तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। डी कह रहे हैं कि सोशल सर्विसेज, हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? चौकीदार का ये थोड़ी ना काम है। चौकीदार का काम है
कि हमारी सिक्योरिटी मेंटेन करके रखें, या अगर स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में इसको हम एक्सट्रापोलेट करें तो लॉ एंड ऑर्डर जो है उसका ध्यान रखें। तो यही आंसर है, राइट। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये चीज आई कहां से। नाइट वॉचमैन जो ये जो टर्म है, ठीक है, इसको मिनिमल स्टेट, आइडिया ऑफ मिनिमल स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज नाइट वॉचमैन, और ये आइडिया रॉबर्ट नॉजिक ने दिया था, ठीक है। बुरे वक्त में शायद ये इंफॉर्मेशन आपके कभी काम आ जाए, ठीक है। तो रॉबर्ट नॉजिक ने ये आइडिया दिया था। तो इसमें बेसिकली कहा जाता है कि स्टेट ज्यादा कुछ नहीं करती, स्टेट मिनिमल अप्रोच फॉलो करती है, ठीक है। और उस मिनिमल अप्रोच में मतलब कि वो सिर्फ सिटीजन्स की सिक्योरिटी का ध्यान रखती है, ठीक है। सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेगी, पुलिस और मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करेगी, प्रोटेक्ट किससे करेगी, फ्रॉड से, थेफ्ट से, और कोर्ट ऑफ लॉ भी रखेगी, ठीक है। क्योंकि फ्रॉड या थेफ्ट से अगर प्रोटेक्ट किया है, कोई ना कोई पकड़ा भी जाएगा, उसके ऊपर मुकदमा कहां होगा, कोर्ट ऑफ लॉज में, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं करती। तो इसको मिनी आर्किस्ट भी कहा जाता है। आर्किस्ट का मतलब होता है राज, मिनी का मतलब मिनिमल, राइट। अनार्किस्ट क्या हो जाता है, अराजकता। आर्किस्ट मतलब राजकता, कौन सी, मिनिमल राजकता, ठीक है। मिनिमल गवर्नेंस यहां पे एक तरीके से रहती है। तो हमारी क्या फूड चॉइस होगी इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और बाकी सारी चीजें भी जो हैं वो भी इतना ज्यादा उसमें इंटरवेंशन नहीं होती। हाँ, कुछ साइड के ऐसे कॉन्स्ट्रेंट्स जरूर इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं जिससे कि जो सिटीजन्स हैं वो बिहेवियर ऐसा रखें कि बाकियों के भी राइट्स प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है। तभी तो थेफ्ट भी तो कोई सिटीजन ही करेगा, है ना। तो एक साइड का कॉन्स्ट्रेंट आएगा कि अगर आपने किसी और के यहाँ चोरी की तो आप पे मुकदमा हो सकता है, तो उतने कॉन्स्ट्रेंट्स अलाउड है, राइट। और वैसे भी ये थोड़ी सी आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने दे दी है। जनरली ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती बहुत से कैंडिडेट्स को, बट फिर भी अपनी मिनिमल नॉलेज को हम यूज कर सकते हैं टू रीच द करेक्ट आंसर, जो कि इस केस में हमने किया, और करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही बना, ठीक है। आप में से बहुत से बच्चों का जिनका ये करेक्ट आंसर है, पैट योर बैक, और ऐसे ही एग्जाम में भी सोचना है। नेवर थिंक कि जो चीज आपने पढ़ी ही नहीं वो आंसर ही नहीं कर पाओगे। हमेशा ये सोचना है मैंने जितना पढ़ा है उतने से ही मैं ये क्वेश्चन को क्रैक करूंगा, प्रीलिम्स को क्रैक करूंगी, ठीक है। इस सोच के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठना है। और ऐसा भी होता है कि जो चीज पढ़ी है, पता लगे क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट आ गया कि वो किसी से भी नहीं हो रहा, तो वहां पे घबराना नहीं है। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट हैविंग कंट्रोल ऑन योर नर्व्स, ठीक है। और वो कंट्रोल तभी आएगा जब इसकी प्रैक्टिस बार बार करते रहोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सॉफ्ट स्टेट के दो फीचर्स बता रखे हैं, आपने बताने के करेक्ट फीचर कौन सा है। एक बार पढ़ लो ध्यान से स्टेटमेंट्स, ठीक है। पहली स्टेटमेंट कह रही है पुअर एनफोर्समेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है लैक ऑफ मिलिट्री और वेपन्स ऑफ वॉर। आंसर बताने की कोशिश कीजिए, कमेंट्स में बताइए। ग्रेट। आप में से बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको करेक्ट मान रहे हैं, और आप लोग हो रहे हैं कंफ्यूज सॉफ्ट डिप्लोमेसी के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं। इंडिया सॉफ्ट डिप्लोमेसी को फॉलो करता है ना। G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है, पाकिस्तान के साथ हमारी नोकझोंक होती रहती है, लेकिन वर्ल्ड में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी सॉफ्ट डिप्लोमेसी के चलते इंडिया को अप्रिशिएट किया जाता है। इंडिया फॉलो सॉफ्ट डिप्लोमेसी। क्या इंडिया के पास मिलिट्री नहीं है, क्या इंडिया के पास हथियार नहीं है? दोनों चीजें हैं। क्यों? हमने डेटरेंस बना के रखनी है, और हमारी सॉफ्ट डिप्लोमेसी हमारी इस डेटरेंस के साथ हैंड इन हैंड चलती है, ठीक है। तो सॉफ्ट स्टेट को अगर सॉफ्ट डिप्लोमेसी के साथ लिंक कर भी रहे हो, अगर, वैसे तो करना नहीं चाहिए, अगर कर भी रहे हो तब भी ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट गलत बनती है उस केस में। ये गलत हो गई, आपने ढूंढना कौन सा फीचर है, तो बी आंसर नहीं हो सकता, सी भी आंसर नहीं हो सकता। यानी कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि वन है कि नहीं है, ठीक है। तो सॉफ्ट स्टेट की जगह वैसे ये फीचर जो है ना, ये सॉफ्ट पावर के साथ ज्यादा लिंक होना चाहिए था, नॉट विद सॉफ्ट स्टेट। क्योंकि सॉफ्ट स्टेट का मतलब है, स्टेट क्या है, स्टेट एक तरीके से सरकार है। अगर सरकार नर्म है, नर्म सरकार क्या करेगी, रूल ऑफ लॉ के इन्फोर्समेंट में इतना अच्छा सा नहीं परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो पहला फीचर जो है ये करेक्ट है। सॉफ्ट स्टेट की ये प्रॉब्लम रहती है, सॉफ्ट स्टेट के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि रूल ऑफ लॉ को, यानी कि एक राजकता को मेंटेन करने में उसको दिक्कत आती है। इट्स पुअर इन एनफोर्सिंग रूल ऑफ लॉ, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है और आंसर इसका ए बनेगा। अब देखो, लिमिटेड नॉलेज को या कॉमन सेंस को यूज करके आपने 50% तो ये सॉल्व कर ही लिया था। अब थोड़ी सी नॉलेज अगर होती तो ये पूरा का पूरा कॉन्फिडेंटली करेक्टली सॉल्व हो जाता, ठीक है। बट फिर भी थोड़ी कॉमन सेंस करके भी इसको करेक्टली सॉल्व किया जा सकता था। अब यहां पे मैं आपको थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि बेसिकली ये जो टर्म है ना सॉफ्ट स्टेट, ये टर्म दी थी गुनार मिर्डल ने, ठीक है। गुनार मिर्डल ने ये अपनी एक बुक बनाई थी, एशियन ड्रामा।
उसमें ये सॉफ्ट स्टेट का टर्म इस्तेमाल किया गया था, जहां पे बेसिकली इनडिसिप्लिन जो साउथ एशिया की कंट्रीज में उस समय देखने को मिल रहा था जिस समय ये बुक लिखी गई थी, ठीक है, इनडिसिप्लिन देखा जा रहा था साउथ एशिया के कई कंट्रीज में, राइट। तो वहां पर गुनर मेडल ने इन स्टेट्स के लिए सॉफ्ट स्टेट की टर्मिनोलॉजी यूज की, राइट। इसमें होता क्या है कि इन स्टेट्स का बड़ा लीनियंट एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स सोशल डिविएंस, दैट इज क्राइम। सोशल डिविएंस मतलब सोसाइटी के नॉर्म से जो डिविएट करे, ठीक है, क्राइम करे, तो उसके लिए स्टेट का बड़ा ही लीनियंट एटीट्यूड होता था, नजरअंदाज कर देती थी स्टेट, ठीक है। तो स्टेट बेसिकली जो रूल ऑफ लॉ की यहाँ पे पॉलिसी या रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स करने की ऐसी स्टेट्स की कैपेसिटी होती थी, वो काफी कमजोर होती थी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है ताकि बुरे वक्त में आपके कभी काम आ जाए। और वैसे तो ऐसा क्वेश्चन वंस इन अ ब्लू मून आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आता है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ा सी ऐसे फैक्ट्स की मदद से आप कर सकते हैं। एंड दिस इज बेसिकली, लेट मी टेल यू, जिन लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, डू नॉट जज योर परफॉर्मेंस और डू नॉट जज द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन बेस्ड ऑन जस्ट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, अगर यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ गया तो इसको डिफिकल्ट वाली कैटेगरी में प्लेस किया जाएगा, बट हमारे लिए ये मॉडरेट है क्योंकि हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो तब भी 50% चांसेस अभी भी हैं कि आपका ये ठीक हो सकता था, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया अगर एग्जाम में, तो आप इसको ठीकली करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, नॉट ठीकली, इट्स करेक्टली, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है फ्रेटर्निटी के कॉन्टेक्स्ट में। मुझे आप बताइए प्रियम्बल में क्या फ्रेटर्निटी वर्ड आता है या नहीं आता, बताइए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेटर्निटी हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, राइट। इट्स एन इंपॉर्टेंट आइडियल दैट हैज बीन इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं और आपसे पूछा गया है कि फ्रेटर्निटी को इंश्योर करने के लिए एसेंशियल चीज क्या है। 3 स्टेटमेंट्स हैं, इजी क्वेश्चन है ये, आप देखते ही इसको सॉल्व कर लेंगे। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि फ्रेटर्निटी में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होनी चाहिए जिससे कि यूनिटी और इंटेग्रिटी कंट्री में आए, ठीक है। तो ये चीज तो है, अगर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमारी होगी जिससे कि यूनिटी और इंटेग्रिटी आ रही है, तो ये क्या है, भाईचारा ही तो है। फ्रेटर्निटी का क्या मतलब होता है, फ्रेटर्निटी का हिंदी में मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। अगर हमारे ग्रुप ऑफ लोगों की सोच सिमिलर है, सोच सिमिलर का मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, उस सिमिलर सोच की वजह से यूनिटी और इंटेग्रिटी हो रही है, तो दिस इज भाईचारा, राइट। इसी के साथ साथ ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली सभी रिलीजन के लिए टॉलरेंस भी होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर सब लोग हैं कि दूसरा रिलीजन है तो उनके प्रति अगर द्वेष का भाव है तो भाईचारा का एक, ठीक है। तो फ्रेटर्निटी के लिए म्यूचुअल टॉलरेंस भी जरूरी है। और ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अपने आप से आनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो रिस्पेक्ट और एडमिरेशन अगर दूसरे फेलो ह्यूमन बींग्स के लिए होगी, तब भी ये सद्भावना का जो एक फीलिंग आती है, सद्भावना का भाव जो आता है, ये भी हमारी उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को एक तरीके से इवॉल्व करवाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फ्रेटर्निटी, राइट। तो तीनों ही चीजें फ्रेटर्निटी के साथ एसोसिएटेड हैं, एसेंशियल है फ्रेटर्निटी के लिए। तो आंसर हमारा ऑप्शन डी बन जाएगा। इजी क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं था, आराम से स्टेटमेंट्स पढ़े हो, सारी ठीक हैं, तो हमारा आंसर डी। क्वेश्चन 4 में द प्रिंसिपल ऑफ नॉन जस्टिशिएबिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी टेक फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन का ये है, आई अपोलोजाइज, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इल फ्रेम हो गया, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दिस, बट इसका मतलब ये है कि डीपीएसपी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीपीएसपी आप सब जानते हैं कि दे आर नॉट जस्टिशिएबल। फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी जो हैं वो जस्टिशिएबल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने उस टाइम पर ये सोचा था कि अभी आजादी के टाइम पर स्टेट यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि डीपीएसपी को हम जस्टिशिएबल बना सके, लेकिन उन्होंने फिर भी थोड़ी सी विंडो छोड़ रखी थी कि हो सकता है आने वाले टाइम में स्टेट कैपेबल हो जाए। तभी कुछ केसेस में ये रिकमेंड या एक तरीके से नॉन जस्टिशिएबल नहीं बट डायरेक्शंस हैं स्टेट्स को कि इन चीजों को, इन प्रिंसिपल्स को अपनी गवर्नेंस में फॉलो करो, बट कोर्ट फोर्स नहीं कर सकता स्टेट को ये चीज करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है कि इसकी जो नॉन जस्टिशिएबिलिटी है ये कहां से ली गई, ठीक है। अब आप सबको पता है डीपीएसपी हमने कहां से लिए, हमने लिए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। नॉन जस्टिशिएबिलिटी भी हमारी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही आई है, ठीक है। तो ये बाकी सारी जो स्टेटमेंट्स हैं जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई ऑप्शंस, आंसर ऑप्शन सी है। एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने फर्दर ये चीज जो ये एलिमेंट लिया था ये स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स या हम अगर
आर्काइव्स को सर्च करेंगे तो हमने ये फीचर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया, ठीक है। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे वर नॉन जस्टिशिएबल, तो हमारा ये फीचर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही आया है, ठीक है। बेसिक कॉमन सेंस अगर बस ये लगा दो ना कि डीपीएसपी हमारे कहाँ से आए हैं, वही अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये वही बात है, लिमिटेड नॉलेज, लेकिन ये सिर्फ डराने के लिए लगा दिया। तो यूपीएससी भी ऐसे तिगड़म ऐसे खेल खेल सकती है। तो ऐसी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको पहले ही पता होगा कि क्वेश्चन मुझे कहां पे फंसाने की कोशिश कर रहा है। जब आपको ये पता होगा कि बॉल ऐसे टप्पा खा के इधर को घूमेगी, अपना बैट उसी डायरेक्शन में करके लगाना बाउंड्री के पार, ठीक है। तो यहां पे जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और देखो टेस्ट सीरीज की देखो रेलेवेंस आपको यहां से पता लग गई है ना। तो स्टडी आईक्यू ने भी एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जहां पे बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि आपको आपके थॉट प्रोसेस को हम पॉलिश करें, ताकि जितनी भी नॉलेज आपके पास है उसको यूज करना आ जाए आपको, ठीक है। सो वी हैव अ टेस्ट सीरीज बाय द नेम ऑफ डीबीटी। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। इस टेस्ट सीरीज के कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं कि जैसे एक तो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, 75 आपके पास सेक्शनल टेस्ट रहेंगे, ठीक है। इन 75 सेक्शनल टेस्ट में 50 एमसीक्यूज होंगे। इन एमसीक्यूज को आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको रिलेटिवली आप कहाँ स्टैंड करते हैं वो भी आपको पता लगेगा, एनालिसिस थोड़ा सा दिखेगा आपको। उसके बाद जब आपने अपने आप को इवैल्यूएट करना है या गलत क्वेश्चंस को समझना है कि वो गलत क्यों हुए, उसके लिए दो चीजें आपके पास होंगी। पहली चीज आपके पास मिलेगी आपको एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आपको मिलेगी वीडियो एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इस वीडियो एक्सप्लेनेशन की भी बड़ी रेलेवेंस है। जिस तरीके से अभी मैं आपके साथ ये चीजें डिस्कस करके बेसिकली आपको समझा रहा हूं कि आपका सोच किस तरीके से होनी चाहिए थी टू रीच द करेक्ट आंसर, वो चीज पता लगेगी यहां से। तो ये चीज जब रिपीटेडली आप सारे टेस्ट में फॉलो करोगे तो अल्टीमेटली आपका काफी पॉलिश हो जाएगा ब्रेन, ठीक है। तो ये दो चीजें मिलेंगी 75 सेक्शन टेस्ट के, प्लस आपको 16 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। और 16 फुल लेंथ टेस्ट में जीएस भी होगा, सीसैट भी होगा। जीएस के कितने क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में? 100, तो यहां पे भी 100 क्वेश्चन होंगे। सीसैट के कितने होते हैं यूपीएससी में? 80, एंड एवरी क्वेश्चन कैरीज 2.5 मार्क्स, राइट। तो यहां पे सीसैट की भी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो 16 फुल लेंथ टेस्ट जो होंगे उसमें भी ये दोनों फीचर्स यहां पे मौजूद रहेंगे, करेक्ट है, समझ गए ये चीज, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस विल गो, ठीक है। तो इस सीरीज का आप फायदा लेना चाहते हैं, आप में से बहुत से बच्चों की ऑलरेडी तैयारी अच्छी खासी है, सिर्फ उनको पॉलिशिंग की जरूरत है। तो दिस इज अ गुड वे टू प्रैक्टिस एंड पॉलिश योर स्किल्स, राइट। तो अदरवाइज दिस कोर्स इज अ लिटिल एक्सपेंसिव, थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, बट अगर आप अपने थोड़े से पैसे बचाना चाहते हैं, यू वांट टू सेव सम मनी विच एवरीवन डज बेसिकली, तो आप CS लाइव कोड अगर यूज करोगे तो यू कैन एनरोल इन दिस टेस्ट सीरीज एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। आप बहुत अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकेंगे, ठीक है। हैविंग सेड दैट, अगले क्वेश्चन पे हमने चलना है, और बेसिकली पिछले क्वेश्चन का यस आंसर कंफर्म कर दूं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ही है, ठीक है। एक्सीलेंट एवरीवन, जिन्होंने भी लिमिटेड नॉलेज या जैसे भी आपको पता है, करेक्ट आंसर जब तक आ रहा है बस वो सही है। लेकिन हाँ, अभी के लिए एग्जाम में तो वो चीज ठीक है, लेकिन एग्जाम से पहले योर थॉट प्रोसेस मैटर्स मोर, ठीक है। तो थॉट प्रोसेस अगर गलत है, आंसर करेक्ट है, कोई फायदा नहीं। थॉट प्रोसेस को हमेशा फॉलो करो, ठीक है। थॉट प्रोसेस सही करना आ गया, आंसर्स अपने आप सही होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following can be considered as salient features of parliamentary form of government? You people know parliamentary form of government, और यहाँ पे ना इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको समझना है, ठीक है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, 3 स्टेटमेंट्स आपके पास दे रखी हैं, आपने बताना है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। यहाँ पे मुझे पक्का पता है आप फंसोगे, एक बॉल तो मैं भी ऐसी फेंकूंगा जहां पे आपको भी नहीं पता लगेगा कि कहाँ घूमी है। पहली स्टेटमेंट बताओ करेक्ट है कि इनकरेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग एग्जीक्यूटिव इज collectively as well as individually responsible to the legislature. बताओ, is it true or is it false? अगर आपको पिछली कुछ वीडियो याद हो, हमने किया था सेंसर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। दोनों में क्या था? अगर वो दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी क्वेश्चन की नॉलेज को यूज करो, यहां पे लगाओ। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और सेंसर मोशन से इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव दोनों ही आती है, ठीक है। तो ये चीज ट्रू है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, ठीक है। प्रधानमंत्री और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा को जवाबदेह है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट देखो, सेकंड को बाद में देखते हैं, थर्ड को देखते हैं पहले। देयर इज जनरली पॉलिटिकल होमोजेनिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। इसका क्या मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में फर्क पता है, एग्जीक्यूटिव इज गवर्नमेंट
पीएम एंड अदर मिनिस्टर्स दे आर एग्जीक्यूटिव, जबकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे वो लोकसभा के एमपीज हों या राज्यसभा के एमपीज हों, दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लेजिस्लेचर है। तो जो एग्जीक्यूटिव है उसमें पॉलिटिकल होमोजिनिटी का मतलब है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सभी के सभी एक ही पार्टी या एक अलायंस को बिलोंग करते हैं, जो रूलिंग अलायंस है। ठीक है, तो ये चीज ट्रू है। जनरली ये होमोजिनिटी हमें देखने को मिलती है। आज की डेट में जो भी रूलिंग पार्टी है, मिनिस्टर्स उसी पार्टी को बिलोंग करते हैं। हाँ, अलायंस जो रूलिंग है तो कुछ अलायंस पार्टनर भी एग्जीक्यूटिव में शामिल है। ठीक है, तो जनरली हमें होमोजिनिटी देखने को मिलती है। ये बताओ, देयर इज क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर व्हाइल इंश्योरिंग कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इज दिस ट्रू और इज इट फॉल्स? यहां पे बॉल घूमेगी। आप समझ रहे हो कि जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इनकी सेपरेशन ऑफ पावर्स है, राइट? देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ दीज थ्री ऑर्गन्स, तो ये ट्रू होना चाहिए। लेकिन यहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की जा रही है, तो हमने सिर्फ अभी यहां पे लोकसभा राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में देखना है चीजों को। ठीक है, तो यहां पे क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर व्हाइल इंश्योरिंग कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, ये चीज जो है ना, ये अमेरिका में होती है। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है कि सेपरेशन ऑफ पावर की, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जो है ना, उनके जितने भी ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये ब्लिंकन श्लिंकन, राइट, ये लोग लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, कोऑपरेशन में चलते हैं। इंडिया के केस में या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से लड़ते हैं इलेक्शन, ठीक है, लोकसभा के भी मेंबर हैं, राइट, तो वो एग्जीक्यूटिव के भी बन गए। ठीक है, तो प्रॉपर डेमार्केशन ऑफ पावर नहीं है, प्रॉपर सेपरेशन नहीं है। लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव एक तरीके से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव बाहर निकल के आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाती है। ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, राइट। और कंप्लीट कोऑपरेशन जो है, कंप्लीट कोऑपरेशन ये भी जरूरी नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकती है ना, सेंसर मोशन भी पास हो सकती है। और लेजिस्लेचर क्या करता है, लेजिस्लेचर क्या करता है कि अगर गवर्नमेंट का कोई चीज पसंद नहीं है तो ऑब्स्ट्रक्शंस भी आती हैं, ठीक है, वॉकआउट्स हो जाते हैं, राइट। आपने देखा है कि पार्लियामेंट के सेशन को स्थगित करना पड़ता है, तो कंप्लीट कोऑपरेशन नहीं मिलती। ठीक है, ऑपोजिशन के पास पूरा मौका रहता है टू रेप्रिमांड द रूलिंग पार्टी, रूलिंग एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाता है। ठीक है, लेजिस्लेचर के पास पावर्स हैं टू होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। ठीक है, तो 100% कोऑपरेशन तो वैसे भी नहीं हो पाएगी, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और ये तिगड़म या गुगली जो थी ये आप आइडेंटिफाई कर पाए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लो। ये कह रहा है कि व्हाट मेजर्स नीड टू बी टेकन टू रिजॉल्व अ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अ नेबरिंग कंट्री, जहां पर हमें एक टेरिटरी को देना है। ठीक है, और नहीं, टेरिटरी को देने की बात नहीं है, वेयर सीडिंग ऑफ अ टेरिटरी इज नॉट रिक्वायर्ड। हमने किसी कंट्री के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट अपना सुलझाना है, लेकिन ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट जैसे भी सुलझेगा, इसमें हमें कोई अपनी टेरिटरी देनी नहीं पड़ रही। उस केस में क्या प्रोसेस फॉलो होगा? क्या एग्जीक्यूटिव एक्शन से ये काम हो सकता है, या फिर हमें कोई लॉ पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट में थ्रू अ सिंपल मेजॉरिटी, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करनी पड़ेगी जो कि होगी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को ना केवल स्पेशल मेजॉरिटी के साथ अमेंड करना पड़ेगा बल्कि आधी स्टेट्स का कंसेंट भी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा हमें? ठीक है, सोचने की बात है। देखो, तो यहां पे ऐसा रहता है, व्हाट विल हैपन हियर, इधर सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन हमें चाहिए। ठीक है, अब इसके बारे में देखो, आपको हो सकता है थोड़ी लिमिटेड नॉलेज हो, तो आपकी हल्की सी रिवीजन में करवा देता हूं। एक ना नेहरू नून एग्रीमेंट हुई थी। ठीक है, नेहरू नून एग्रीमेंट। उस टाइम पे नून साहब, फिरोज नून ऐसा कुछ नाम था इनका, ये पाकिस्तान के पीएम थे, नेहरू जी इंडिया के पीएम थे। 1958 में ये एग्रीमेंट हुई थी। उस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, तो वेस्ट बंगाल की बेरूबारी यूनियन की कुछ टेरिटरी जो थी वो हमने उसका बाउंड्री डिस्प्यूट रिजॉल्व किया था, जहां पे कुछ टेरिटरी का पार्ट वी वर गिविंग इट टू बांग्लादेश। वो एन्क्लेव्स का कुछ डिस्प्यूट था, वो हमने देना था। 1969 में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई। ठीक है, बेरूबारी केस भी इसको कहा जाता है। इसमें ऐसा कहा गया कि जहां पर अगर हमने ऐसा कोई बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करना है, जहां पर टेरिटरी देनी पड़ती है, तो ऐसे
नहीं दी जा सकती, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट जरूरी है, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जरूरी है। लेकिन अगर हमने ऐसी कोई सेटलमेंट करनी है जहां पे बेसिकली सीडिंग नहीं करनी, टेरिटरी को देना नहीं है, तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से भी ये चीज हो सकती है, ठीक है? और हाँ, बाकी अगर देनी है तो वहां पे आर्टिकल 368 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा, ठीक है? सो दिस इज इट, राइट? तो इसका आंसर ऑप्शन ए बनेगा। लेकिन अगर हमने टेरिटरी देनी है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, ठीक है? आई होप ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है? और रिवाइज भी आपका हो गया। अब हम सोशलिस्ट टर्म हमारे प्रियम्बल में ये टर्म आती है, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब इससे रिलेटेड ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार देख लो। क्वेश्चन कह रहा है द टर्म सोशलिस्ट वाज इंटेंडेड टू बी इंक्लूडेड इन प्रियम्बल बट वाज लेटर रिमूव्ड बिफोर द फाइनल ड्राफ्ट, ठीक है? तभी बाद में अमेंडमेंट करके इसको इंसर्ट किया गया था। मुझे कमेंट्स में बताओ कौन सी अमेंडमेंट थी जिससे सोशलिस्ट टर्म को इंट्रोड्यूस किया प्रियम्बल के अंदर, ठीक है? जबकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पहले सोच रहे थे कि इसको ले आते हैं, लेकिन बाद में फाइनल ड्राफ्ट से इसको हटा दिया गया था, ठीक है? तो क्या रीजन था जिससे कि इसको हटाया गया? एक बार ऑप्शंस ध्यान से पढ़ो। ऑप्शन ए कह रही है दैट इट वाज रिमूव्ड एज अ सिंबल टू एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री। बी कह रहा है इट वाज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ सोशो इकोनॉमिक सिस्टम पीपल शुड लिव इन। सी कह रहा है मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, एंड डी कह रहा है इट वाज सीन एज अपीजिंग ओनली टू द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एक बार अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर लगाइए, मैं आपको कुछ समय देता हूं, वीडियो पॉज करना चाहते हैं तो कर सकते हो, आंसर दो, सोचो क्या हो सकता है, ठीक है? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जहां पे नेहरू जी भी बैठे हैं, और आप सबको पता है फ्रीडम स्ट्रगल अगर पढ़ रखा है तो नेहरू जी और बोस जी ये यंगस्टर्स थे उस टाइम पे अपने अपने समय में जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कैपिटलिस्ट सिस्टम को फॉलो करें, और वो भी इंडिया जैसे गरीब देश में। ब्रिटिश की कैपिटलिस्टिक पॉलिसीज नहीं बेड़ा कर किया था हमारा, क्यों फॉलो करेंगे हम अमेरिकन सोसाइटी को? तो सी आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। 1/3 प्रोबेबिलिटी है हमारा ठीक हो सकता है अब, ठीक है? अब ए में इट वॉज रिमूव्ड एज अ सिंबल टू एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री। उस समय में प्राइवेट सेक्टर हमारा नॉन एग्जिस्टेंट था। ब्रिटिश ने जिस तरीके से हमें इकोनॉमिकली हैंडीकैप कर दिया था, प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रांग था ही नहीं, तभी तो उस साल में उस दौर में पब्लिक सेक्टर को ही ज्यादा जोर लगाना पड़ा टू रिवाइव द इकोनॉमी, ठीक है? तो ये चीज करनी पड़ी थी। तो ए भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, बी या डी में से आंसर है। डी को देखो, इट वॉज सीन एज अपीजिंग ओनली टू पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है? इट वॉज सीन अपीजिंग ओनली टू पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अगर ऐसा होता, ज्यादातर सेक्शन, हमारा देश ज्यादातर गरीब था, ठीक है? अगर ज्यादातर देश गरीब था तो आपको नहीं लगता कि उस देश के उस समय के हिसाब से फिर सोशलिस्ट वर्ड को तो ऐड कर देना चाहिए था रादर देन रिमूविंग इट? बात सही है कि नहीं? अगर उस समय ज्यादातर देश गरीब था और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी गरीबों को अपीलिंग लगती है, अच्छी लगती है, ठीक लगती है कि हाँ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं होंगी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ओन्ड होंगी, अगर ऐसा होता तो फिर तो ऐड कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया, तो ये भी एलिमिनेट हो जाती है। तो सारी ऑप्शन अगर एलिमिनेट हम करें तो आंसर हमारा ऑटोमेटिकली बी बन जाता है, ठीक है? एलिमिनेशन से हम ये थॉट प्रोसेस अगर यूज करेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा बी बन जाता है। बी अदरवाइज क्या कह रहा है दैट इट वाज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ सोशो इकोनॉमिक सिस्टम पीपल शुड लिव इन। ये बात अब मैं आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे ये बता रहा हूं कि ये बात बाबा साहेब अंबेडकर ने कही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट के टाइम पर, ठीक है? तो उसमें हुआ क्या था दरअसल कि उन्होंने कहा था कि आज के समय में हमें सोशलिस्ट पॉलिसी, ठीक है, गरीब है देश हमारा, सोशलिस्ट पॉलिसी आज के समय हमें अपीलिंग लग रही है, लेकिन क्या पता कि हम आने वाले समय में इससे भी बेहतर कोई अप्रोच ढूंढ लें इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से, राइट? ये चीज बाबा साहब अंबेडकर ने कही थी। दैट वाज ही इज कंसिडर्ड एज अ जीनियस इन लॉ मेकिंग, इन लेजिस्लेशन, इन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने कहा था आने वाले समय में हालात बदल सकते हैं, तो इसलिए इसको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेट इट बी उस समय के हिसाब से, लोगों के ऊपर ये छोड़ दो, जो लोग चुनेंगे जिसको पार्लियामेंट में, उन लोगों पर छोड़ दो कि समय के हिसाब से कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी आपको बेस्ट लगती है वो फॉलो करना, ठीक है? तो डेमोक्रेसी भी यही कहती है, गिव द फ्रीडम टू पीपल,
कि वो कैसी पॉलिसी को फॉलो करके अपनी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो दैट इज द लॉजिक जिसकी वजह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा एंड इसमें बड़ी अच्छी बातें भी कही गई, और अगर दोबारा ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपसे ठीक होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली थॉट प्रोसेस ऐसे फॉलो करना है। ठीक है, थॉट प्रोसेस को सही रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड पे। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों आ जाएंगे जहां पे एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जनरली ऐसे कॉन्सेप्ट्स लक्ष्मीकांत में कई बार हमें नहीं मिलते या हमारी आंखों से स्किप हो जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में थोड़ा सा हमें पता रहना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ऑप्शंस एक बार देखो, अगर सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि आप कर पाइए सॉल्व। अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। Distribution of legislative powers between states and center, balance between individual rights and fundamental duties, ठीक है, एंड प्रिंसिपल गवर्निंग सॉवरेन क्लेम ओवर लैंड। अब ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों ये आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, एंड इन दैट केस दिस विल बी ये वाला क्वेश्चन। मैंने आपको 3 टैग रूल बता रखा है बहुत बार। 3 तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे अपने एग्जाम में, जो आपको बिल्कुल 100% पता है, जिसमें आपने 1 या 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दी तो पार्शियली आपको पता लग गया आंसर क्या हो सकता है। और एक ऐसे जिनकी हवा ही नहीं है, तो ये जिसकी हवा ही नहीं है उस कैटेगरी में फॉल करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है, इनको फिलहाल के लिए छोड़ दो। अगर लगता है कि बिल्कुल ही मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता या कर सकती, ये लगा दो, दोबारा मुड़ के नहीं देखना इसको। ठीक है, जाता जाए, ये नहीं करना कि इसके ऊपर दिमाग लगा के बाकी जो क्वेश्चंस हो सकते थे उसका बेड़ा गर्क कर दो, ये नहीं करना। ठीक है, तो हमारा फोकस टेस्ट सीरीज के थ्रू इनमें अपनी एक्यूरेसी बढ़ाना है, और ये चीज तब बढ़ती है जब थॉट प्रोसेस आपका अच्छा होता है। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज जो है, आपको ये भी मैं बता दूं कि SIP प्लस प्रोग्राम का भी पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है। इसमें टेस्ट सीरीज कॉम्प्लीमेंट्री है अगेन, जिसमें 75 सेक्शनल टेस्ट हैं कंप्राइजिंग ऑफ 50 MCQs ईच, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन की PDF और वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, जिससे कि आप अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काम कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर आपके 1.5 ईयर्स यानी 1.5 साल के करंट अफेयर्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं। ठीक है, और इन करंट अफेयर्स को हम ब्रेक करके कवर करेंगे, जैसे स्कीम्स के ऊपर एक सेगमेंट है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर एक सेगमेंट है, प्लेसेस इन न्यूज के ऊपर एक सेगमेंट है। तो करंट अफेयर्स होलिस्टिकली क्रिस्प प्रिसाइज तरीके से ऐसे कवर हो सकते हैं। नंबर 3, इसमें आपको मिलेंगी बुकलेट्स। ये समय बहुत हैवी बुक्स कवर करने का नहीं है, लक्ष्मीकांत को दोबारा कवर टू कवर पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो बुकलेट्स हैं ये काफी पतले हैं, कंसाइज हैं, और इसमें बिल्कुल टू द पॉइंट वो इंफॉर्मेशन दी गई है जो इस टाइम पर आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, रिवाइज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बुकलेट्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, होम डिलीवर्ड रहेंगी, एंड यू विल गेट 10 सेट ऑफ बुकलेट्स। 10 किताबें होंगी इसमें। ठीक है, यू विल हैव कोर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें होंगी। ज्योग्राफी के अंदर आप सबको पता है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी भी एक पार्ट होता है, तो एनवायरमेंट का भी कुछ हिस्सा ज्योग्राफी वाले बुकलेट में आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ करंट अफेयर्स का भी कुछ पोर्शन मिलेगा। तो 10 बुकलेट्स की मदद से आप अपने सिलेबस को काफी अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। लाइव क्लासेस रहेंगी जो बिल्कुल टू दी पॉइंट सिलेबस के ऊपर फोकस करेगी, ताकि आपका सिलेबस टाइमली और एक सही तरीके से सही डायरेक्शन के साथ कंप्लीट हो जाए। और जब भी हम रिवाइज करेंगे तो बहुत सी चीजें हमारी कवर हो जाएंगी जिन पे सवाल बन सकते हैं। राइट, और क्या है इसमें? राइट, ये सारी चीजें हैं, एंड CSAT की वर्कशॉप्स भी हैं। तो बेसिकली CSAT में भी डिस्क्वालीफाई होने से बच जाओगे। और ये जो सेक्शनल टेस्ट के साथ साथ जो 16 फुल लेंथ टेस्ट हैं, तो उसमें भी CSAT के टेस्ट भी मिलेंगे। तो CSAT की यहाँ से भी तैयारी होती है। तो एक कंप्लीट वन स्टॉप सोल्यूशन है SIP प्लस प्रोग्राम। तो इस समय पे अगर आपको थोड़ा सा ये संकोच आ रहा है या ये कंफ्यूजन है कि मैं करूं क्या, उठने से पहले पता ही नहीं है कि मैं क्या करूं, SIP प्लस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लो। इसका एक वेल प्लान्ड शेड्यूल है जो अभी भी आपके बचे हुए दिनों को बचा सकता है। इसी क्लासेस जो है 9 मार्च से स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो दोपहर 3 बजे का ये बैच है। राइट, और अगर जरूरत पड़े तो हम इसकी क्लासेस बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, ताकि सिलेबस आपका ठीक से कवर हो जाए और आपको एक थोड़ा टाइम भी मिले, 1-2 हफ्ते मिले थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करने का। राइट, तो वन स्टॉप सोल्यूशन है प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, और प्रीलिम्स इज डिफिकल्ट पार्ट ऑफ UPSC एग्जाम। आयरन गेट ऐसे नहीं कहते। सो डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। अगर आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज दिस कोड CS Live। CS Live कोड यूज करके आप एडिशनल डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। सो बेसिकली कुछ इस तरह से होगा। आपने यहाँ पे ऐसे जाना है SIP प्लस का अपनी ऐप पे या वेब पे आपने SIP प्लस खोलना है। लाइव कोर्सेज में जाओगे, लाइव कोर्सेज में SIP दिखेगा आपको, या डिस्क्रिप्शन पे लिंक क्लिक करोगे तो ये पेज आ जाएगा। बाय नाउ पे जाओगे आप, बाय नाउ में यू हैव मल्टीपल ऑफर्स। ठीक है, अब इसमें आप CS Live आपको
एंटर करना है, ठीक है, CS लाइव एंटर करोगे तो यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर डे, राइट? सो हैविंग सेड दैट, लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड। तो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड का लिंक 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, जो कि अलग अलग पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट बताता है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड के हिसाब से बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सेंट्रल लॉ, ठीक है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट, आप तीन लिस्ट हैं, सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंट। कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स पे दोनों स्टेट और सेंटर दोनों लॉज बना सकते हैं। तो किसी कॉन्करेंट सब्जेक्ट के ऊपर अगर सेंटर का लॉ एग्जिस्ट करता है तो स्टेट का लॉ उसको ओवरराइड नहीं कर सकता, सेंटर का लॉ फिर चलेगा, ठीक है। सो एज द नेम सजेस्ट कि डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड, कि एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, इसमें सेंटर का लॉ है, तो सेंटर ने ये फील्ड को ऑक्यूपाई कर लिया, इसलिए स्टेट का लॉ ओवरराइड नहीं करेगा उसको। क्लियर है बात? ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी बन गया। और यही चीजें हैं दोस्तों SIP प्लस के थ्रू ना, ऐसी थोड़ी सी साइड की चीजें भी अगर हम कवर कर लेंगे तो कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा शायद हम सॉल्व कर पाए इन आवर एग्जाम, ठीक है। हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की रेफरेंस में 3 स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं, राइट, और आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ये कह रहे हैं ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? ओके, बताइए। यस, ओके, ठीक है। आप में से बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि ये शायद इनकरेक्ट है, ठीक है। इंग्लैंड जो है आपको पता है डेमोक्रेटिक है। अब इसमें ये ना कहना कि इंग्लैंड का किंग है, क्वीन है, तो वो चीज आती है मोनार्क वर्सेस रिपब्लिक, ठीक है। मोनार्क रिपब्लिक ये दो अलग चीजें हैं। मोनार्क रिपब्लिक का मतलब है जो हेड ऑफ द स्टेट है वो लोगों ने नहीं चुना, वो कोई किंग है, वो एक हेरिडिटरी किंग चल रहा है, तो उस केस में वो मोनार्क है। लेकिन उनकी जो गवर्नमेंट चलती है, हेड ऑफ द स्टेट इज मोनार्क बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, प्राइम मिनिस्टर ही चलता है वहां पे भी, ठीक है। तो इस वजह से इंग्लैंड जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री ही है और इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पार्लियामेंट के लॉज ही अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे, ठीक है। सो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, एलिमिनेट कर दो, आंसर आ गया। 2-3 नहीं भी पता कोई बात नहीं, बट वैसे पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन गिव सिटीजंस अ मॉरल आइडेंटिटी। मॉरल आइडेंटिटी का मतलब है कि मॉरल्स की बेसिकली डायरेक्शन बताना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताते हैं कि हमने अपने देश को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो मॉरली वी आर गेटिंग एन आइडेंटिटी, ठीक है, हमें पता लग रहा है कि किस दिशा की ओर हमने बढ़ना है। तो ये स्टेटमेंट उस लिहाज से करेक्ट है। इट जनरली डील्स विद आइडियल्स एंड वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियल्स और वैल्यूज ही हैं। प्रियम्बल में क्या है? सारी वैल्यूज हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं। डीपीएसपी क्या है? आइडियल्स हैं कि स्टेट को किस तरीके से काम करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो 1 एलिमिनेट हो गया था एंड 2 and 3 हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया था। इक्वालिटी इन अ सोसाइटी कैन बी बेस्ट एक्सप्रेस्ड एज एन एब्सेंस ऑफ व्हाट? बताओ। ए को पढ़ते ही बहुत लोगों ने ए आंसर मार्क कर दिया होगा, ऐसा नहीं है। अगर इनकम डिस्पैरिटी खत्म हो गई, कास्ट डिस्पैरिटी है, तो इक्वालिटी कहां से होगी, है ना। तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। कंपटीशन, अगर कंपटीशन खत्म हो गया, ठीक है, कंपटीशन है ही नहीं, देयर इज नो कंपटीशन, ऑल आर इक्वल, मैं किसी से कंपीट नहीं कर रहा, ठीक है, मैं अपने आप में हूं। लेकिन फिर भी कंपटीशन का मतलब रिसोर्सेज को लेके बेसिकली देयर इज नो कंपटीशन। लेकिन बर्ताव में कुछ ना कुछ कमी है, बर्ताव में कुछ है कि एक संगठन या मान लीजिए कि एक जगह पे आपने मंदिरों में जाना है, मंदिरों में जस्ट बिकॉज आई बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन और अ पर्टिकुलर कम्युनिटी आई एम नॉट बीइंग अलाउड देयर। तो यहाँ पे रिसोर्सेज की कंपटीशन की बात तो हो नहीं रही, लेकिन क्या है, वो एक प्रिविलेज जो मंदिर जाने का है वो मुझे नहीं मिल रहा, है ना। तो हमारा आंसर प्रिविलेज बनेगा, ठीक है। एंड अगेन जैसे मैंने लिबर्टी, अगर कुछ लेक्चर आपको पुराना याद हो तो मैंने लिबर्टी के बारे में आपको बताया था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिबर्टीज, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव है जो कहती है कर लो, नेगेटिव है जो कहती है ये नहीं अलाउड, ठीक है। तो लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी है जो हमें अलाउ करती है टू डू एज वी डिजायर, और नेगेटिव लिबर्टी बेसिकली ये कुछ चीज हटाएगी क्या? कॉन्स्ट्रेंट्स जो हमारे फ्रीडम के ऊपर लग सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह इक्वालिटी में क्या है? पॉजिटिव इक्वालिटी एंड देयर विल बी नेगेटिव इक्वालिटी, ठीक है। पॉजिटिव इक्वालिटी में एवरीवन विल बी कंसिडर्ड, एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वल, ठीक है, यानी कि सबको इक्वल प्रिविलेजेस दे दिए जाएंगे। नेगेटिव इक्वालिटी में क्या होगा कि अगर किसी एक कम्युनिटी को कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल प्रिविलेज दे रखे हैं तो वो हटा दिए जाएंगे। तो उस लिहाज से इस चीज को समझते हुए
बी विल बी द करेक्ट आंसर। और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, तो यूपीएससी ने साक्षात खुद कह रखा है कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज इज बेसिकली इक्वालिटी। ठीक है, और आपकी थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको कुछ चीज बता दूं। बार्कर जी, ठीक है, ये एक लॉ के जानकार रहे हैं, काफी प्रचलित। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, इक्वालिटी मींस इक्वल राइट्स फॉर ऑल द पीपल। सबके लिए समान अधिकार हैं, और कोई प्रिविलेज अगर है, किसी को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट अगर दी जाती है, वो नहीं होगी। अबॉलिशन ऑफ ऑल स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस। ठीक है, तो प्रिविलेज का मतलब है कोई स्पेशल एडवांटेज सिर्फ कुछ लोगों के लिए। तो इक्वालिटी का तो मतलब है कि सभी इक्वल होंगे। तो किसी को अगर कुछ लोगों को स्पेशल एडवांटेज दी जा रही है तो इक्वालिटी का की, राइट। तो उस केस में एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज विल इंश्योर इक्वालिटी। तो आंसर हमारा क्या बन गया? अकॉर्डिंगली हमारा आंसर बन गया ऑप्शन बी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस सेशन से, लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा, ठीक है, और अपनी आंसर सॉल्विंग कैपेबिलिटी को इंप्रूव किया। मुझे कमेंट्स में एक बार बताओ कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। 10 क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की थी आज। सो आउट ऑफ दीज 10 क्वेश्चंस हाउ मेनी करेक्ट? ठीक है, सो आई विल बी वेरी हैप्पी। ओके, ठीक है, क्वेश्चंस ये थोड़े इजी थे, तो 7-8 के आसपास अगर आपके आ रहे हैं, ठीक है, इवन 6 भी अगर आ रहे हैं, ठीक है, बट हाँ, थोड़ा सा देख लो टू इंप्रूव, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से आपने अपनी आंसर सॉल्विंग कैपेबिलिटीज को इंप्रूव किया है। आपको समझ में आ रहा है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमने सोच के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अगर सोच सही होगी तो आंसर अपने आप सही होगा। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी का मोमेंटम बनाए रखें। पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ सॉल्विंग या प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो दोनों चीजों में तालमेल बना के आगे बढ़ना। माय बेस्ट विशेस विद यू। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप में से ज्यादातर लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज की कर रहे हैं, तो मेरी बेस्ट विशेस हैं। और हाँ, ये चीजें स्टेट सिविल सर्विसेज में भी काम आएंगी, और ईपीएफओ के लिहाज से भी ये चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, पॉलिटी कम्स इन ईपीएफओ एज वेल। तो डिस्क्रिप्शन में ईपीएफओ का भी एक कोर्स आपको मिल जाएगा, एंड उस पर भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो यूज द कोड CS Live। ठीक है, उससे भी आपको वहां पे उस कोर्स में भी डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। सो एनरोल इन द कोर्सेज, एंड बहुत जल्द आपसे वहां पे भी क्लासेस में हम मिलेंगे, जहां पे हम और भी ज्यादा अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे। सो माय बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।